नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। इससे संबंधित हम कुछ MCQ करने वाले हैं और उन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आता है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। तीसरा ऑप्शन आता है राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। और चौथा ऑप्शन आता है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। पांचवा क्वेश्चन है उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो ध्यान दीजिए, राज्य विधानमंडल में अगर हम राज्यपाल की बात करें तो उसकी कुछ स्वविवेकीय शक्तियां होती है, जिसमें वो क्या कर सकता है। अगर राज्यपाल को लगता है कि किसी सरकार के पास या मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है, तब वह क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने के लिए भी कह सकता है। ठीक है, यानी कि अगर राज्यपाल को लगता है कि किसी भी सत्ताधारी जो पार्टी है, जो मुख्यमंत्री है, उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तब वह बोल सकता है मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। दूसरी चीज इसमें वो दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। अगर राज्यपाल को यह लगता है कि जो मुख्यमंत्री है उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तब वह मुख्यमंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है। तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ कृषि विधेयक को आरक्षित करने के लिए। तो देखिए, अनुच्छेद 200 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 200 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 200 में दे रखा है कि राज्यपाल के पास जो भी विधेयक आता है उस पर वह क्या प्रतिक्रिया दे सकता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 200 में एक चीज दे रखी है, जिस विधेयक के संबंध में वह अवश्य ही राष्ट्रपति से परामर्श लेगा। वो क्या आ जाता है, अगर मान लीजिए राज्य विधानसभा ने या राज्य विधानमंडल ने कोई भी विधेयक जो राज्यपाल को भेजा है, वो अगर हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता है, हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता है, तब राज्यपाल अवश्य ही उसको राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजेगा। दूसरी कंडीशन इसमें क्या दे रखी है कि राज्यपाल के पास अगर कोई भी विधेयक आता है तो वह अपने स्वविवेक के आधार पर उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही आ जाता है। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। अब देखिए, राज्यपाल के पास जो भी विधेयक आता है अपनी अनुमति देने के लिए, उसको राज्यपाल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, कुछ संशोधनों सहित या बिना संशोधन के साथ भी। दोबारा से अगर उसके पास ये विधेयक दोबारा से आता है, तब राज्यपाल इस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि कोई अगर विधेयक राज्यपाल के पास आता है, तब वह उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई मंत्रिमंडल, राज्य का मंत्रिमंडल अगर उसे कोई सलाह देता है, राज्यपाल को अगर सलाह देता है, तो वह उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, लेकिन विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर ऑप्शन दे रखा है कि उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो अनुच्छेद 143 के तहत क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होती है, तो राज्यपाल हाईकोर्ट से कभी भी परामर्श नहीं मांग सकता है। तो इसमें पहले के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे और पांचवा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे? इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, समझ में आया। राष्ट्रपति की जो विवेकीय शक्तियां हैं वो इस क्वेश्चन में दे रखी है, वह किस प्रकार से कार्य कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी राज्यपाल से संबंधित जो कथन दिए हुए हैं उन पर हमें विचार करना है, कौन सा इसमें से सही है और कौन सा गलत आता है। पहला ऑप्शन दे रखा है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन दे रखा है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो देखिए, इसमें योग्यताएं दे रखी है कि राज्यपाल की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो भी राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उसकी एक योग्यता होती है कि वह क्या हो, भारत का नागरिक हो। लेकिन यह कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक
नहीं होता है वह बाद में भी नागरिकता ग्रहण कर भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी योग्यता इसकी ये आ जाती है कि आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, भारत में 3 संवैधानिक पद ऐसे आते हैं जिन पर चुने जाने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक होता है। कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहले बात करते हैं हम, राष्ट्रपति आता है। ठीक है, फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, उपराष्ट्रपति आ जाता है, और तीसरा आ जाता है गवर्नर, जिसे हम क्या कहते हैं, राज्यपाल। इन तीनों को अगर चुना जाना है तो इनकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए, भारत का जो भी राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उसके लिए केवल 2 शर्तें दी हुई है, 2 ही योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष उसकी कम से कम आयु होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना उसमें आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन दे रखा है, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, अनुच्छेद पहले देख लीजिए, 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में मूल रूप से मूल संविधान में यही कहा गया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें थोड़ा सा संशोधन कर यह जोड़ दिया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें यह ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसका अपना आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 4 आ जाएंगे। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसके बाद। तो ये तो आगे राज्यपाल की योग्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हमने जो पढ़ा था अभी भी कि अनुच्छेद जो 200 है, अनुच्छेद 200 में क्या दिया हुआ है कि राज्यपाल अपने स्वयं विवेक के आधार पर क्या कर सकता है, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। उस पर राष्ट्रपति क्या अनुमति देता है वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 200। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिलिंग द्वारा, उपयुक्त में से किसी से नहीं। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर ऑर्डिनेंस से क्या मतलब आ गया? अध्यादेश। अध्यादेश अगर हम पहले पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति को हम पढ़ चुके हैं, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 123 के द्वारा। और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के द्वारा। अब देखिए अध्यादेश जारी क्यों किया जाता है? जब देखिए किसी राज्य में विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है, जिन राज्यों में दोनों सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, अगर उसमें से किसी भी सदन में कार्य नहीं चल रहा है, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो उस संबंध में क्या किया जाता है? उस स्थिति में क्या किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 213 के द्वारा। ठीक है, और इस अध्यादेश की समय अवधि कितनी होती है, कब तक ये लागू रहता है, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो जब भी राज्य विधानमंडल का सत्र शुरू होगा उसके 6 सप्ताह तक ये लागू रहता है। 6 सप्ताह मतलब 42 दिन आ गए। ठीक है, और इन्हीं 42 दिनों में उसे विधानमंडल से पारित होना आवश्यक होता है, वरना ये अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो अनुमोदन होना आवश्यक होता है वो किसके द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होता है? विधानमंडल के द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसमें विधानमंडल ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन अपना अध्यादेश से संबंधित आ गया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, यानी कि किसके विरुद्ध अभियोग चलाकर उसे हटाया नहीं जा सकता। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध, और भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। तो देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 ये
कहता है। ठीक है, महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। उसके बाद उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध कोई अभियोग तो नहीं चलाया जाता, लेकिन उसे हटाने की एक प्रोसेस होती है जो बिल्कुल अभियोग के समान ही होती है। राज्यसभा के द्वारा पहले प्रस्ताव पारित कर उसे हटाया जाता है साधारण बहुमत द्वारा, उसके बाद लोकसभा की अनुमति आवश्यक होती है। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको भी एक अभियोग के द्वारा ही संसद के दोनों सदनों के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल को हटाने के संबंध में ऐसी कोई विधि का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि राज्यपाल को जब भी हटाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, इसका कोई आधार नहीं होता। लेकिन ध्यान रखिएगा, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का एक मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि राज्यपाल को केवल राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो बीजेपी अक्सर राज्यपालों की जब नियुक्ति की जाती है तो जो राजनीतिक विचारधारा होती है उसी के आधार पर की जाती है। जैसे मान लीजिए बीजेपी ने कोई भी कैंडिडेट को राज्यपाल नियुक्त कर दिया किसी राज्य के अंदर, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अगले जब चुनाव होंगे लोकसभा, तब कांग्रेस की सरकार आ सकती है, तब कांग्रेस की सरकार आकर उस व्यक्ति को जिसे बीजेपी ने राज्यपाल नियुक्त किया है उसको केवल इस आधार पर नहीं हटा सकती कि उसे बीजेपी ने नियुक्त किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को हटाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन उसे राजनीतिक आधार पर या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर कभी नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी अभियोग नहीं चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं, यानी कि राज्य का जो विधानमंडल है इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं। जिस प्रकार हमने संसद में पढ़ा था कि संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो ध्यान रखिएगा, संसद में राष्ट्रपति और उच्च सदन आ जाता है, राज्यसभा, निम्न सदन, लोकसभा आ जाता है। इन तीनों से मिलकर किसका गठन होता है? संसद का गठन होता है। उसी प्रकार जो राज्य विधायिका है उसका गठन किस किस से मिलकर होता है, तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ए नंबर ऑप्शन है विधान परिषद एवं राज्यपाल, बी नंबर ऑप्शन है विधानसभा एवं विधान परिषद, सी नंबर ऑप्शन है विधानसभा एवं राज्यपाल, डी नंबर ऑप्शन आ जाता है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल की तो अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में दिया हुआ है, या राज्य विधानमंडल का गठन किस किस प्रकार से हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि राज्य विधानमंडल का गठन राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल के साथ साथ क्या होगी? विधानसभा होगी उस राज्य में, क्योंकि विधानसभा हर राज्य में होती है। अगर मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद भी आती है तो वो भी विधानमंडल का अंग मानी जाती है, यानी कि जहां पर विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद भी इसमें शामिल हो जाती है। तो अपना डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल इसमें आवश्यक रूप से होता है, विधानसभा भी आवश्यक रूप से होती है, और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद भी विधायिका में शामिल होती है या राज्य विधानमंडल में शामिल होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में विधानमंडल किन किन से मिलकर बनता है, वर्तमान स्थिति की अगर हम बात कर लेते हैं तो राजस्थान में विधानमंडल का गठन राज्यपाल और विधानसभा से होता है, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। राज्य में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 169 दे रखे हैं। तो देखिए जब भी किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है, विधान परिषद का गठन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए विधान परिषद का गठन जो दिया हुआ है अनुच्छेद 169 में दिया हुआ है कि विधान परिषद का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। तो विधान परिषद का जब भी गठन किया जाता है तो विधान परिषद के गठन के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि विधानसभा के द्वारा, उस राज्य की विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, कि विधेयक पारित किया जाता है। वो किस बहुमत से किया जाता है? 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, ये प्रस्ताव पारित कर किसके पास भेजा जाएगा? संसद के पास भेजा जाएगा। ठीक है, अगर संसद भी इसे साधारण बहुमत से पारित कर देती है तब क्या हो सकता है?
किसी राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान ने भी, विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पारित कर भेजा हुआ है संसद में, जो अभी तक पारित नहीं हुआ है विधान परिषद के गठन के लिए। अब देखिए, विधान परिषद का वैसे कोई मतलब नहीं होता है किसी राज्य में गठन करने के लिए, लेकिन यह उस राज्य पर डिपेंड करता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की है, उस आधार पर उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद पहले से स्थापित है, अगर उसको हटाना है, विधान परिषद को समाप्त करना है, तो वो भी इसी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। विधानसभा पहले 2/3 बहुमत से क्या करेगी, एक प्रस्ताव पारित करेगी, वो प्रस्ताव संसद के पास जाएगा, संसद उसे साधारण बहुमत से अगर पारित कर देती है तो उस राज्य में विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आती है विधान परिषद के गठन से संबंधित। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, विधान परिषद की साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? ऑप्शन दे रखे हैं 3 माह, 4 माह, 6 माह और 14 दिन। देखिए, कोई भी विधेयक अगर पारित किया जाता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। साधारण विधेयक कहीं भी किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए अपने पास आ जाती है विधानसभा और किसी राज्य में विधान परिषद भी है। अगर मान लीजिए विधानसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया यहाँ से, तो ये पहले किसके पास जाएगा, विधान परिषद के पास जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या विधान परिषद इस पर क्या कर सकती है। विधान परिषद के पास जब जाता है पहली बार, तो विधान परिषद इसे अधिकतम कितने समय के लिए, 3 माह के लिए रोक सकती है। 3 माह के अंदर या तो इसे पारित कर देगी, ठीक है, या फिर क्या कर देगी, विधानसभा को वापस भेज सकती है। ये इसे समाप्त नहीं कर सकती है। किसी भी विधेयक को विधान परिषद कभी भी समाप्त नहीं कर सकती है। 3 माह के अंदर या तो इसे पारित करना होता है या फिर वापस किसको भेजना होता है, विधानसभा को। मान लीजिए 3 माह के अंत पर इसने क्या कर दिया, विधानसभा को वापस भेज दिया। विधानसभा ने बिना कोई संशोधन या फिर जो संशोधन विधान परिषद ने दिए हैं उसको मानकर, ठीक है, क्या कर दिया, वापस से विधान परिषद को भेज दिया। जब दोबारा ये विधेयक विधान परिषद के पास आता है तो विधान परिषद क्या कर सकती है, इसे अधिकतम 1 माह के लिए रोक सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर विधान परिषद किसी विधेयक को कितने समय के लिए रोक सकती है, 4 माह के लिए रोक सकती है। इससे अधिक विधान परिषद कुछ भी नहीं कर सकती। विधान परिषद के पास कोई भी शक्तियां नहीं होती है। ठीक है, ये तो साधारण विधेयक की बात आ गई। अगर मान लीजिए कोई विधेयक वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक के संबंध में विधान परिषद के पास क्या शक्ति है, तो वित्त विधेयक हमेशा विधानसभा में रखा जाता है। विधानसभा जब वित्त विधेयक को पारित कर देती है तब विधान परिषद क्या कर सकती है, इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, 14 दिन के बाद अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया विधान परिषद नहीं देती है या देती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 दिन में ये अपने आप यहाँ से पारित आ जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर संसद की बात की जाए, केंद्र की बात की जाए, तो इसका फैसला कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, संसद या केंद्र की बात करें तो वहां पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष एक पत्र लगाता है, उसके साथ एक अधिसूचना लगाता है कि ये विधेयक क्या है, धन विधेयक है। उसके बाद राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा भी उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। इसी प्रकार जब राज्य की बात आती है, राज्य विधानमंडल की बात आती है, तब विधानसभा में कौन बताता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तब यहां पर कौन बताएगा, विधानसभा का अध्यक्ष। यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष ये पारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, तो ये विधेयकों से संबंधित शक्तियां आ गई। विधानसभा और विधान परिषद के पास क्या क्या शक्तियां दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए किसके द्वारा अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। देखिए आपातकाल जब भी लगाया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत। आपातकाल किस किस स्थिति में लगाया जा सकता है, या तो बाह्य आक्रमण हो उस समय, या फिर युद्ध की स्थिति हो उस समय, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो देश में तो उस समय। ध्यान दीजिएगा कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था अनुच्छेद 352 में, सशस्त्र विद्रोह। इससे पहले यहां पर क्या नाम था,
आंतरिक अशांति, यानी कि पहले आंतरिक अशांति के आधार पर भी क्या किया जा सकता था, आपातकाल लगाया जा सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर नाम क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। क्योंकि आंतरिक अशांति तो कभी भी हो सकती है, लेकिन उस आधार पर अब राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो राज्य विधानमंडल होते हैं इनका कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है और कितने समय के लिए बढ़ा सकता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है उस समय राज्य विधानमंडल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में केवल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर उसके बाद भी आपातकाल लगातार जारी रहता है तो दूसरी बार भी इसको पारित कर 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ये जो 1 साल के लिए इसकी समयावधि बढ़ाई जाती है, किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, संसद के द्वारा बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो संसद के द्वारा राज्य विधानमंडल का आपातकाल के दौरान अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ जाता है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, यानी कि किसके द्वारा की जा सकती है विधान परिषद का गठन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑप्शन में बताइएगा क्या आंसर आना चाहिए इसका। किसी राज्य के राज्यपाल की स्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, बी नंबर ऑप्शन आ जाता है संसद द्वारा, सी नंबर हो जाता है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, और 4 नंबर आ जाएगा मंत्रिपरिषद की स्तुति पर राज्यपाल द्वारा। तो देखिए हमने जैसा पहले पढ़ा था, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, यानी कि अगर राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से कोई संकल्प पारित कर संसद को भेज देती है और संसद साधारण बहुमत से इसे पारित कर देती है, तब उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है या फिर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं और राज्य विधान परिषदें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है। बिल्कुल इसी तरह विधानसभा भी क्या होता है, एक अस्थायी सदन होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष की समाप्ति पर इनको भंग किया जा सकता है, या फिर लोकसभा को अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। विधानसभा को अनुच्छेद 174 के द्वारा राज्यपाल पहले भंग कर सकता है 5 साल से पहले मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो ये दोनों भंग हो सकती है और समाप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल भंग हो सकती है 5 साल के बाद, यानी कि इसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा की और विधान परिषद की। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही क्या होते हैं, स्थायी सदन होते हैं, यानी कि इनको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसद का निर्माण ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। ये तीनों ही स्थायी होते हैं। ठीक है, एक तरह से इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, ना ही राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। क्यों भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। जहां तक विधान परिषद की बात करें तो ये भी एक स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके भी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं। लेकिन विधान परिषद की स्तुति पर, विधानसभा की स्तुति पर संसद द्वारा इसे क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा विधान परिषद। यानी कि ये एक ऐसा स्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है। ठीक है, अब देखिए राज्य विधानसभा की बात करते हैं हम। राज्य विधानसभा का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य के राज्यपाल। अब देखिए राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का इसमें कोई भाग नहीं होता है।
लेकिन बात आती है निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग अपने पास क्या आते हैं, 2 प्रकार के आते हैं। निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करते हैं, एक आ जाता है अपना राज्य निर्वाचन आयोग और दूसरा क्या आ जाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग या फिर भारत का निर्वाचन आयोग आ जाता है। अब देखिए जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है ये किन किन का निर्वाचन करता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के और विधान परिषद के जो भी चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है, जो स्थानीय निकाय होते हैं जैसे नगर पालिकाएं आ गई, ग्राम पंचायतें आ गई, पंचायत समिति आ गई, इन सब का चुनाव करवाना किसका काम होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो विधानसभा का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। ठीक है, यदि किसी राज्य विधानसभा का कोई अध्यक्ष है वो अगर अपना पद त्यागना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, ये क्वेश्चन कहता है। तो ध्यान दीजिए, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपाध्यक्ष को देता है। किसको देगा, विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, और उपाध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको देता है, विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है, यानी कि विधानसभा का अगर विघटन हो गया तो उसका अध्यक्ष जो होता है कब तक अपने पद पर बना रहता है। ऑप्शन दे रखे हैं, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक वह चाहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी विधानसभा भंग हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो उसके बाद सारे पद त्याग दिए जाते हैं, सारे पद रिक्त हो जाते हैं। लेकिन जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वह जब नई लोग विधानसभा का गठन होता है उसकी जब प्रथम बैठक होती है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। प्रथम बैठक के बाद क्या होता है, एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है, जो सबसे वयोवृद्ध होता है, जो सबसे बुजुर्ग होता है उस विधानसभा में, उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, देखिए जितने भी विधानसभा के सदस्य होते हैं उन सबको शपथ दिलाने का काम किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा किसका होगा, राज्यपाल का होता है। ठीक है, तो राज्यपाल डायरेक्ट ये काम नहीं करता, वहां पर दे रखा है, संविधान में दे रखा है कि जितने भी सदस्य होंगे विधानसभा के उनको शपथ दिलाने का काम किसका होगा, या तो शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा, या फिर राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति दिलाता है। तो राज्यपाल द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ राज्यपाल दिलाता है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। उसके बाद वो विधानसभा के सदस्य माने जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सारे सदस्य मिलकर एक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है, वह क्या करता है, एक विधानसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष और 3 माह। तो ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है तो उसे पहले सबसे पहले विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। राजस्थान में जैसे मान लीजिए विधान परिषद नहीं है तो उसे विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। उसके बाद देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर विधानसभा का सदस्य नहीं है तो अधिकतम कितने समय तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है, तो ध्यान दीजिएगा वो 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। इन 6 माह के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य बनना होता है, विधानसभा की सदस्यता लेना आवश्यक होता है। अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाता है तब क्या होता है, उसे अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होता है, त्यागपत्र देना होता है और उसे दोबारा मंत्री नहीं बनाया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कि यह व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर विधानसभा का सदस्य नहीं है तब भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि पहले 6 माह के लिए बना दिया, फिर उसने त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद फिर से वो 6 माह के लिए बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
एक बार ही 6 माह के लिए बन सकता है। उसके बाद अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाता है तो वह उस कार्यकाल में दोबारा से मंत्री पद ग्रहण नहीं कर सकता। हालांकि अगर वह विधानसभा का सदस्य बन जाता है तब दोबारा से वह मंत्री पद को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। मुख्यमंत्री से संबंधित कथन आते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो देखिए, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो मंत्रिपरिषद की जितनी भी बैठकें होती है उन सभी बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है मंत्रिपरिषद। तो ध्यान दीजिए कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री, कौन आ जाएंगे, कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे। दूसरे कौन से आ जाएंगे, राज्य मंत्री। ठीक है, तीसरे कौन से आ जाएंगे, उप मंत्री। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, जैसे कोई विभाग है, उस विभाग का अगर कोई प्रमुख होता है तो वो क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए क्या नियुक्त किए जाते हैं, राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। और इनकी सहायता के लिए क्या किए जाते हैं, उप मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जो जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, सारे कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है, मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। यानी कि मंत्रिमंडल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन शामिल होते हैं तो सारे कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद का पूछ लिया जाए तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं और उप मंत्री भी आते हैं। कई बार आपने नाम देखा होगा कि किसी भी विभाग का राज्य मंत्री होता है, ब्रैकेट में दिया होता है स्वतंत्र प्रभार। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर मान लीजिए किसी भी विभाग का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है तो वो विभाग डायरेक्ट किसके पास आ जाता है, राज्य मंत्री के पास आ जाता है और उसे क्या कहा जाता है, स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये राज्य मंत्री डायरेक्ट उस विभाग को संभाल रहा है, फिर भी ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल आप समझ गए होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, मुख्यमंत्री के बारे में था। तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि राज्यपाल के पास कुछ स्वविवेकीय शक्तियां भी होती है। अनुच्छेद अगर हम 153 की बात करें, 54 की बात करें तो 54 में क्या दिया हुआ है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां दी हुई है। यानी कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह किसके परामर्श से करता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। मंत्री परिषद के परामर्श से करता है और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। यानी कि सारे जो कार्य किए जाते हैं वो मुख्यमंत्री की परामर्श से किए जाते हैं। जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। लेकिन राज्यपाल के पास कुछ स्वविवेकीय शक्तियां भी होती है, जिनका प्रयोग वह बिना किसी के परामर्श से भी कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद के परामर्श से जरूर कार्य करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श से अवश्य कार्य करता है, लेकिन अपने सारे कार्य मुख्यमंत्री के परामर्श से नहीं करता है। डी नंबर ऑप्शन है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मंत्रिपरिषद होती है इसका गठन मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यानी कि इनको शपथ दिलाने का काम किसका होता है, राज्यपाल का होता है। लेकिन मंत्री कौन होंगे, किस विभाग के, इसका निर्धारण कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला हमारे पास दे रखा है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा। दूसरा दे रखा है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में है।
तीसरा ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। चौथा ऑप्शन दे रखा है शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो देखिए, अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल का निर्वाचन या नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल की जो शपथ दी हुई है, शपथ जो दी हुई है वो ध्यान दीजिएगा तीसरी अनुसूची में नहीं दी हुई है। 3 ऐसे पद आते हैं भारतीय संविधान में या भारतीय राजनीति की अगर हम बात करते हैं, 3 ऐसे पद आते हैं जिनकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं दिया हुआ है। बाकी सभी का प्रारूप, शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। 3 पद कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति आ जाएगा, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा, तीसरा गवर्नर यानी कि राज्यपाल आ जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप पता करें तो अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 69 में इसकी शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। अगर राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 159 में इसकी शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। ठीक है, और जब भी राज्यपाल शपथ लेता है तो किसके समक्ष शपथ लेता है या फिर राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, वो शपथ दिलाता है। अगर चीफ जस्टिस उपलब्ध नहीं है किसी कारणवश से, तो जो सबसे वरिष्ठ ज्येष्ठतम न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो इसमें से एक खाली ऑप्शन गलत हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, बाकी 1, 3 और 4 तीनों सही हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? तो जो स्वयं विवेकीय शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं हम। पहला ऑप्शन दे रखा है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। चौथा ऑप्शन दे रखा है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या आ जाएगा। देखिए विवेकाधीन शक्तियां जो होती है उसके अंतर्गत अगर राज्यपाल को यह लगता है कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा है, तब उसके पास स्वयं विवेक शक्ति होती है कि वह राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की। ठीक है, तो ये स्वयं विवेक शक्ति आ जाती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मंत्रियों की नियुक्ति करना। तो राज्यपाल स्वयं विवेक के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर स्वयं विवेक की शक्तियों का मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन अपने पास दे रखा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। तो यह भी उसकी अपनी विवेक पर निर्भर करता है कि किस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजता है। ठीक है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है, वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। चौथा ऑप्शन आता है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो ध्यान दीजिए राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं वो वहां के विधानमंडल के द्वारा बनाए जाते हैं, विधानसभा के द्वारा बनाए जाते हैं। राज्यपाल उस पर अपनी स्वयं विवेकीय शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसमें सही हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित राज्य विधानमंडल से संबंधित राज्यपाल, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद से संबंधित कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।